हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया है, जिनको हम लोग देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही छपा है, तो जिसमें भी आप देखना चाहते हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही अप्लाई करिए। ठीक है। इसकी जो हिंदी और इंग्लिश की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड भी कर दी है, तो आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ लीजिए। 8 पेजेस का है नोटिफिकेशन। ठीक है। तो बहुत लेंदी नहीं है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है, तो उसका जो सिलेबस था सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का वो अब है नहीं, तो बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन है और आप आराम से इसको देख लीजिए तभी अप्लाई करिएगा। ठीक है। लेकिन सारे लोगों को जानकारी मिल जाए इसलिए हम ये वीडियो भी बना दे रहे हैं। तो जो फॉर्म अप्लाई करने की जो शुरुआत है वो 3 मार्च से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो फ़ी जमा करने की लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। ठीक है। और फाइनल सबमिट करने की जो डेट है वो 6 अप्रैल है। और एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही होगी। एग्ज़ाम डेट है 14 मई, 14 मई को एग्ज़ाम है। और 14 मई लगभग आप मान के चल सकते हो लगभग 70 दिन के करीब बचे होंगे अभी। 1 मार्च को 74 डेज बचे हुए थे। ठीक है। तो आगे आप काउंट कर सकते हो कि कितने दिन आपके एग्ज़ाम के अभी बचे हुए हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो कैसे करना होगा, upsc.up.nic.in जो कि आयोग की वेबसाइट है उस पर जाएंगे। जो वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया होगा यूपीपीसीएस के लिए उस पर क्लिक करेंगे तो 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। एक तो यूज़र इंस्ट्रक्शन जिनको आप पढ़ सकते हो, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो जो कि हम लोग देख रहे हैं, और अप्लाई करना है। तो अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले 3 स्टेप में आपको करना होगा। तो पहला प्रथम स्तर यानी जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको प्रिंट कर लेंगे स्लिप को। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए करना होगा, मतलब आपको पेमेंट करना होगा सेकेंड स्टेप में। पेमेंट जमा करने के बाद तीसरे स्टेप में आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा और आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा वहाँ पे। ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप है। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना होगा, यानी सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कि सारी चीज़ें आपने सही से भर ली हैं कि नहीं, और फिर सबमिट करना होगा आपको। सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आप जो है वहाँ से निकाल के अपने पास रख सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ठीक है। आप इसको पढ़ भी लीजिएगा बाद में। आवेदन शुल्क जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए जो है वो 125 रुपीज़ है। SC ST के लिए 65 रुपीज़ है। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपीज़ है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपीज़ है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं, कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी जो हैं, उनकी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, मतलब वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी के अनुसार उनको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या है इम्पॉर्टेंट, रिक्तियों की संख्या, जो वैकेंसी है इस बार 173 173 है, मतलब काफ़ी कम वैकेंसी निकाली है। 24 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है लेकिन फिर भी इतनी कम सीटें हैं। ठीक है। वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो बढ़ सकती है। 173 है, ये 200 250 भी हो सकती है, 300 तक जा सकती है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। रिजल्ट जब जारी किया जाएगा प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट की डेट से पहले जो भी अध्याचन मिलेगा आयोग को वो सब इसी में जोड़ दी जाएंगी वैकेंसी। ठीक है। तो ये बढ़ सकती हैं। ठीक है। ये सारी जो यहाँ पे सीटें दी गई हैं इनके लिए आप अप्लाई करोगे, जैसे कि यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर, DYSP। ठीक है। इसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। ठीक है। ARTO है। जैसी सीटों के लिए यहाँ पे इतनी सारी दी गई हैं। सिंपल ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बताया भी गया है कि उपर्युक्त पदों में से जिन पदों के अध्याचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। शेष पदों में से जिनके अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व प्राप्त हो जाएंगे इस परीक्षा में सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने से पूर्व, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले जितने भी अध्याचन मिलेंगे यानी जितनी भी वैकेंसी होंगी वो इसमें जोड़ दी जाएंगी। तो 173 है, तो इसमें उसके बाद जो भी मिलेंगी प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले वो सब इसी में जुड़ जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद क्या है इम्पॉर्टेंट, शैक्षिक अर्हता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है
वो आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जानी चाहिए, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की इस फॉर्म को, उससे पहले आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल वैकेंसी हैं, मतलब सिंपल ग्रेजुएट जो हैं वो इन सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो जो यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी है, जैसे कि किसी ने लॉ किया है, लॉ से ग्रेजुएट है, या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो कुछ स्पेशल वैकेंसी है जिनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये वैकेंसी जो हैं इसका मेंस और इंटरव्यू के लिए हैं, जैसे उपनिबंधक है, तो इनको आपको यस वहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, ये सारी वैकेंसी हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जैसे विधि अधिकारी और ये सब, इनमें केवल मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। विशिष्ट शैक्षिक अर्हता के पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा स्पष्ट रूप से हाँ का विकल्प भरने पर ही उन्हें उक्त पदों हेतु विचार किया जाएगा। ठीक है, या आपको यस टिक करना होगा जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। तो अगर स्पेशल वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको यस टिक करना होगा, जिसके लिए भी आपके पास एलिजिबिलिटी है। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, आयु सीमा। तो एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, 1 जुलाई 2023 को मिनिमम एज जो है वो 21 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। अगर ओबीसी या SC ST हैं तो 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी से है तो 55 ईयर्स एज होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, जो कि यहाँ पे दी गई, आप पढ़ भी सकते हो। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 21 वर्ष 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल के लिए हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो SC ST और OBC हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, और उत्तर प्रदेश को जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 15 वर्ष की छूट है, यानी 55 साल तक दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखो प्रीलिम्स में कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ बताया गया, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश है तो रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। तो 173 अगर वैकेंसी है, मान लो अगर इतनी ही रहती है तो 15 गुने लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर मान लो ये 200 हो जाती है तो मतलब 3000 लोगों को मेंस दिलवाया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो अगर मान लो 200 वैकेंसी हो जाती है तो 600 लोगों को इंटरव्यू दिलवाया जाएगा, ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब बताया गया किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। मेंस एग्ज़ाम के बारे में भी, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो इन एग्ज़ाम सेंटर्स पर कराया जाएगा, जो 40 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हीं पर प्रीलिम्स कराया जाएगा। आयोग खुद डिसाइड करेगा कि कहाँ एग्ज़ाम सेंटर आपका भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जानने की ज़रूरत है आपको, परीक्षा की योजना आप जानते ही हैं। प्रीलिम्स होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है, मेंस एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ता है, और आपका इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जल्दी से मैं आपको बता दूं, देखो प्रीलिम्स जो होता है UP PCS का, उसमें 2 पेपर होते हैं। उसमें एक GS का पेपर होता है, एक CSAT का होता है। तो GS के पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। CSAT में आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है दोनों ही पेपर में। जो GS वाला पेपर है इसकी मेरिट बनती है। ठीक है, इसी से कट ऑफ बनता है। CSAT वाला जो पेपर है इसमें आपको 33% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, और बताया गया एग्ज़ाम का टाइम 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका फर्स्ट पेपर होगा, और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक उसी दिन CSAT का पेपर हो जाएगा, प्रीलिम्स का। फिर देखते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया गया इस बार। पहले क्या होता था, मेंस एग्ज़ाम में अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय दोनों हुआ करते थे, लेकिन 2023 के नोटिफिकेशन से जैसा कि आप देख रहे हो सिर्फ अनिवार्य विषय रह गए हैं। तो पहले मेंस एग्ज़ाम 1500 नंबर का होता था। ठीक है, अभी भी 1500 नंबर की ही है मेंस एग्ज़ाम की जो परीक्षा है। तो कैसे है, सामान्य हिंदी का 150 नंबर का पेपर होता था, वो अभी भी होगा। निबंध का 150 नंबर का पेपर होता था, वो अभी भी होगा। GS का 1, 2, 3, 4 ये चारों पेपर
जो 200 नंबर के होते थे वो अभी भी होंगे। और यहाँ पे क्या होता था कि वैकल्पिक विषय होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो हटा दिया गया। अब पेपर 5 और 6 कर दिया गया, जो कि यूपी स्पेशल के नाम से है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये भी 200 नंबर का है, तो ये टोटल भी 1500 नंबर का ही है अभी भी। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस चेंज कर दिया गया है। पेपर जो है आपके मेंस के 3-3 घंटे के होंगे और इनकी टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 1500 नंबर का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू, यानी 1600 नंबर की फाइनल मेरिट बनेगी, तब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है प्रीलिम्स का जो सिलेबस है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में जीएस में आपको पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, जनगणना, सब पूछा जाता है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप देख लेना, एटलीस्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, 5 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखकर जाने, चाहे अनसॉल्व देख लो चाहे सॉल्व पेपर देख लो, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो कि सारे टॉपर्स आपको रिकमेंड करते हैं। देखो, टेस्ट सीरीज आप कर रहे होगे वो सब करते रहिए, घटना चक्र लगा रहे होगे वो सब सॉल्व करते रहिए, लेकिन जो अगला पेपर बनेगा उसका लेवल क्या होगा, अगर आपको जानना है तो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखते रहिए, डेली देखते रहो। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसलेनियस में, किस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखनी चाहिए। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं 2018 से लेकर और 2022 तक के पेपर सॉल्व करा दूंगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले भी। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस था, मतलब जीएस का। फिर ये सीसेट का सिलेबस है। तो सीसेट के सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाता है, आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, और आपसे मैथ पूछी जाती है, और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो ये इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हो तो इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है वो यहाँ पे हिंदी का दिया गया है, निबंध के बारे में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये डाउनलोड करके आराम से देख लेना, मेंस एग्ज़ाम के लिए इतनी जल्दी नहीं है। मेंस एग्ज़ाम के जो पेपर हैं, जीएस के जो 4 पेपर हैं, उनके संदर्भ में पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो है यथावत रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर। ठीक है, तो जीएस का जो 1, 2, 3, 4 जो पेपर हैं, उनमें पहले क्या होता था कि यूपी से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे उत्तर प्रदेश से संबंधित, लेकिन अब क्या होगा कि यूपी वाला पोर्शन वहाँ से हटा दिया जाएगा, यूपी के लिए अलग से पेपर 5 और 6 जोड़ दिया गया, यहाँ पूछा जाएगा सब। तो इसमें क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा यूपी वाले का, ये अभी आयोग ने नहीं बताया, बाद में आप वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो जब भी आएगा हम अपने टेलीग्राम पर उसको अपलोड कर देंगे, तब आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी, ताकि सारे लोगों को जानकारी मिल जाए। फाइनल सबमिट जो आप अप्लाई जब करोगे तब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसको अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में ये जानकारी थी और जल्दी मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।